नमस्कार, मैं सोमेश कुमार घितोड़े एक बार फिर पुनः सोमेश घितोड़े क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत अबुझ माड़िया और पहाड़ी कोरवा के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि ये जो जनजातियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित है और इनको विशेष प्रावधान इनके लिए किए गए हैं और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जनजातियां होती है, उनका एक अलग संस्कार होता है, संस्कृति होती है, अलग देवी देवता, नृत्य और पूजा पाठ और उनका रहन सहन, इन निवास क्षेत्र भी अलग अलग होता है। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम परीक्षा की दृष्टि से चर्चा करेंगे और ये जो आज का क्लास है वो निश्चित रूप से मैं बता दूं कि पीएससी सीजीपीएससी मेंस के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। उसका आप यदि जनजातियों के बारे में नोट्स बना के लिखने के लिए आ जाए तो उसके लिए यह जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया जनजाति, ये इसके उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि माड़िया जाति के जो जनजाति के स्त्री पुरुष हैं वो अपने प्रेम के द्वारा वो भाग कर चले जाते हैं और अबुझ माड़ के जंगल में रहना शुरू कर देते हैं। तो जो माड़िया जनजाति भाग कर जाते हैं और अबुझ माड़ में जो रहना शुरू कर दिए उन्हीं को अबुझ माड़िया कहा जाता है। ये मूल रूप से गोंड जनजाति की एक उपजाति है, याद रखिएगा, गोंड जनजाति की एक उपजाति है अबुझ माड़िया। और इनका यदि शाब्दिक अर्थ कहें तो मेटाभूम के नाम से भी जाना जाता है इनको, मेटाभूम और या फिर अज्ञात। अबुझ माड़ मतलब अबुझ मतलब अज्ञात, जिसके बारे में जाना जा सके। और आज भी इस अबुझ माड़ एरिया में जो आना जाना है वो प्रतिबंधित है बाहरी व्यक्तियों का, क्योंकि वो उनकी संस्कृति को एक बचा कर रखना चाहती है गवर्नमेंट। इसके बाद यदि जनसंख्या की बात करें, अबुझ माड़िया की कुल जनसंख्या अभी वर्तमान में लगभग 22,000 है और यह द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति है। द्रविड़ भाषा परिवार की, हम जानते हैं कि भाषा परिवार के अंतर्गत मुंडा, द्रविड़ और आदि 3 भाषा परिवार होते हैं। तो अबुझ माड़िया वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और इसकी जो बोली है वो माड़ी बोली है। अबुझ माड़िया लोग माड़ी बोली बोलते हैं, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद यदि इसका निवास स्थल देखें हम कि अबुझ माड़िया कहाँ कहाँ है, तो वो नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के अबुझ माड़िया क्षेत्र में इनका निवास है। याद रखिएगा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम बात करें अबुझ माड़िया की, तो इनकी सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है, मतलब पिता का वर्चस्व होता है यहाँ। और जाति पंचायत होती है अबुझ माड़िया में। अबुझ माड़िया में एक जाति पंचायत होती है जिसे हम मांझी कहते हैं, मांझी। और उसका जो मुखिया होता है उसका एक अन्य होता है मुखिया, जाति पंचायत। कृषि पद्धति में इन लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं। यहाँ के जो अबुझ माड़िया है स्थानांतरित कृषि करते हैं और कृषि पद्धति का नाम पेद्दा है। याद रखिएगा, अबुझ माड़िया के लोग पेद्दा झूम खेती करते हैं या स्थानांतरित कृषि करते हैं। और जिस भूमि पर उन लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उसको कघई कहा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। कृषि पद्धति पेद्दा है और जिस भूमि पर उन लोग खेती करते हो कघई कहलाता है। यदि देवता की बात करें अबुझ माड़िया की प्रमुख देवता, तो इसमें बूढ़ा देव है, ठाकुर देव है, लिंगोपेन है जो घोटुल का प्रमुख देवता है, इनको पूजा प्रसन्न किया जाता है। बूढ़ी माई है और साथ ही साथ तालुर मुंतुर देव भी इनका प्रमुख देवता है। तो याद रखेंगे, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, लिंगोपेन और तालुर मुंतुर देव। यही लोग अबुझ माड़िया लोग हैं वो तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं, बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं तंत्र मंत्र पर। तो इनके जो तंत्र मंत्र वाले हैं इनको सिरहा या गायता कहा जाता है। जो तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं उनको सिरहा या गायता कहा जाता है। पर्व की बात करें तो कपसार पर्व है और बीज पंडुम पर्व है अबुझ माड़िया का। याद रखिएगा, कपसार पर्व फसल की पैदावार होने पर यह कपसार पर्व इनके द्वारा मनाया जाता है। और एक बीज पंडुम है, ये भी बुआई के समय फसल बुआई के समय कराया जाता है यह पर्व। नृत्य की बात करें तो मुख्य नृत्य कपसार नृत्य है। देवता को प्रसन्न करने के लिए, लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए कपसार नृत्य किया जाता है। और रिलो नृत्य है और ये गेड़ी नृत्य है। तो मुख्य रूप से परीक्षा की दृष्टि से हमारा कपसार प्रमुख है। इसके बाद इसमें एक जो अबुझ माड़िया लोग मर जाते हैं तो उनको एक निशानी देने के लिए उन लोग मृतक स्तंभ गड़ाते हैं। लकड़ी का एक खंभा, उनके ऊपर जो शव है उनको गाड़ने के बाद उस पर गाड़ दिया जाता है। उसका नाम अनाल गड्डिया है। याद रखिए, अनाल गड्डिया। कहीं कहीं इसको हनाल गट्टिया भी कहा गया है, परीक्षा में भी आया है।
तो अनालगड्डिया हनालगड्डिया ये मृतक स्तंभ है, इसको भी याद रखेंगे, परीक्षा में आया है। इसके बाद विवाह पद्धति के बारे में यदि कहें, अबूझमाड़िया लोग कौन कौन से विवाह पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो एक है बिखेर विवाह, और उनकी भाषा में बिखेर कहा जाता है, जिसको सहपलायन कहते हैं। सहपलायन मतलब एक साथ भाग जाना, ये एक साथ भाग कर शादी करते हैं, उसको बिखेर कहते हैं। और एक है ओडियत्ता, ओडियत्ता ये घुसपैठ विवाह है, जबरन जाकर शादी कर लेते हैं, उसको ओडियत्ता कहा जाता है। तो ये दो विवाह पद्धति है, बिखेर और ओडियत्ता, इसको आप याद रखेंगे। साथ ही साथ यदि इनके गोत्र के बारे में बात करें, अबूझमाड़िया के लोग कौन कौन सा गोत्र विभाजन है इनका, साथ ही साथ इनका टोटम है, अलग अलग गोत्र विभाजन के स्वरूप। तो प्रमुख गोत्र इसमें है मंडावी, उसेंडी, धुरवा, लक्ष्मी और अक्का, याद रखेंगे। मंडावी, उसेंडी, धुरवा, लक्ष्मी और अक्का ये प्रमुख गोत्र हैं। अब प्रमुख शब्दावली की बात करें, प्रमुख शब्दावली जो अबूझमाड़िया के लोग उपयोग करते हैं उनके बारे में, आंगड़ी एक शब्द है, आंगड़ी, ये रसोई घर को आंगड़ी कहा जाता है। अबूझमाड़िया में रसोई घर है उसको आंगड़ी कहा जाता है। अघा, घर का जो बरामदा होता है उसको अघा कहा जाता है, ये याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद एक लोनू है, लोनू संग्रहण कक्ष को लोनू कहा जाता है, जहाँ की कुल देवता उनके निवास करते हैं। अबूझमाड़िया के कुल देवता जहाँ निवास करते हैं उस संग्रहण कक्ष को लोनू कहा जाता है, याद रखेंगे। अल्पांजी है, सोने के लिए जिस का प्रयोग करते हैं, जिस वस्तु का, वो अल्पांजी कहलाता है, एक तरफ से खाट ही है। उसके बाद एक और शब्द प्रयोग होता है अबूझमाड़िया में, गिलट, जगह जगह इसमें जनजातियों में गिलट शब्द का प्रयोग आया है। गिलट नकली चांदी होता है, नकली चांदी के आभूषण होते हैं, उसको गिलट कहा जाता है। साथ ही साथ प्रसव कराने के लिए एक झोपड़ी होता है, उसको कुरमा कहा जाता है। प्रसव कराने के लिए झोपड़ी है, कुरमा, ये अबूझमाड़ियों का। और एक चटाई है, चटाई को पोवई कहा जाता है, पोवई, यह चटाई को कहा जाता है। साथ ही साथ एक परीक्षा में भी लास्ट टाइम आया था कि एक कौमार्य संस्कार के लिए तीर्थ विवाह करने की जो प्रथा है, कांडावरा, कांडावरा या पुष्प विवाह की प्रथा है, यह भी अबूझमाड़िया से संबंधित है, यह भी परीक्षा में लास्ट टाइम आया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अबूझमाड़िया से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जो एक परीक्षा की दृष्टि से हमको याद रखना है, हम सीजीपीएससी मेंस में भी एक 60 नोट से इसका बना सकते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर है। अब अगला जनजाति के बारे में देखते हैं, पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा का विस्तार हम देखेंगे तो सरगुजा संभाग और कोरबा में है, सरगुजा संभाग और कोरबा में इसका विस्तार है। यह कोलारियन समूह की जनजाति है, याद रखेंगे, कोलारियन समूह है, उसकी एक जनजाति है, और लगभग अभी वर्तमान में इसकी जनसंख्या 40,000 है। उत्पत्ति के संबंध में पहाड़ी कोरवा की उत्पत्ति के बारे में एक किंवदंती है, या कहानी के रूप में बताया गया है कि राम सीता की कहानी पे, राम सीता यदि वनवास के समय जंगल में जा रहे थे, उस समय उनको एक काग भगोड़ा दिखाई दिया खेत में। काग भगोड़ा जो कि पशु पक्षी चिड़िया को भगाने के लिए लगाया जाता है, तो सीता जी ने राम से कहा कि इसको आप जीवन दे दीजिए, जान डाल दीजिए, तो उनको वो जान डाल दिए। तो यही से उनकी उत्पत्ति माना जाता है, और इनके आदि पुरुष काग भगोड़ा को माना जाता है, पूर्वज पहाड़ी कोरवा के। इस प्रकार दो प्रकार के कोरवा पाए जाते हैं, एक पहाड़ में रहने वाले पहाड़ी कोरवा जो कि ऊंचे पहाड़ पर मचान बनाकर रहते हैं, एक दिहाड़ी कोरवा जो जमीन में रहते हैं, नीचे समतल मैदान वाले स्थल में रहते हैं। गोत्र की बात करें पहाड़ी कोरवा तो ये मुड़िहार, एदमे, बंडा और हस्पा, ये विशेष गोत्र है इनके, मुड़िहार, एदमे, बंडा, हस्पा। हमको वैसे प्राय इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये पहाड़ी कोरवा को ही बस जानते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। गोत्र, इनके गोत्र हैं मुड़िहार, एदमे, बंडा, हस्पा। इनकी जाति पंचायत होती है, सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित जो भी उनके बीच झगड़ा होता है, उनका समाधान करने के लिए जाति पंचायत होती है कोरवा की। वो जाति पंचायत का नाम मयारी है, याद रखेंगे, कोरवा की जाति पंचायत मयारी कहलाती है। उनका जो मुखिया होता है वो मुखिया कहलाता है। देवता की बात करें पहाड़ी कोरवा की, तो देवता खुड़िया रानी है, प्रमुख देवता खुड़िया रानी इनके प्रमुख देवता है, इनके पूजा अर्चना करते हैं। नृत्य की बात करें पहाड़ी कोरवा के नृत्य में, ये विवाह के समय एक नृत्य होता है दमनच, दमनच नृत्य बहुत फेमस नृत्य है, और जितने भी नृत्य होते हैं उसमें सबसे भयानक नृत्य की संज्ञा दी गई है इसको, कि दमनच नृत्य कोरवा का, ये पूरे जनजाति में जितने भी नृत्य है उसमें से सबसे भयानक नृत्य होता है, और डराने वाला होता है, ये विवाह के समय किया जाता है। इसके बाद
पर्व की बात करें तो ये लोग नवाखानी पर्व मनाते हैं। याद रखिएगा, फसल के पैदावार होने पर नवाखानी मनाते हैं और एक सिंगरी पर्व भी मनाते हैं। ये प्रत्येक 5 साल में महिला के द्वारा श्रृंगार किया जाता है, घर पर भित्ति श्रृंगार किया जाता है, दीवारों पर सजाया जाता है। ये सिंगरी और नवाखानी, इसको याद रखेंगे। उसके बाद संस्कार की बात करें, इसमें मृतक संस्कार एक फेमस है पहाड़ी कोरवा में, और कुमारी भात। कुमारी भात मृतक संस्कार है, जो कि नवाधारी के नाम से भी जाना जाता है उसको, और इसके संस्कार है जो मृतक संस्कार है, कुमारी भात के नाम से जाना जाता है। इसको भी याद रखेंगे, लास्ट टाइम एग्जाम में आया था। विवाह पद्धति की बात करें तो विवाह में 2 पद्धति है, एक मंगी विवाह होता है, एक ढुकू विवाह होता है। ढुकू विवाह के बारे में बताता हूँ। ढुकू विवाह एक प्रकार से हठ विवाह है, और यह इसमें लड़कियां हैं लड़के के यहाँ जाकर रहना शुरू कर देती हैं, एक प्रकार से वहां चली जाती है उनके घर में। इसको ढुकू विवाह कहा जाता है। और यहाँ साथ ही साथ आपका बाल विवाह का भी प्रचलन है इसमें, पहाड़ी कोरवा में बाल विवाह का। पेय के बारे में बात करें, पहाड़ी कोरवा के सर्वाधिक जो पेय पदार्थ है वो हंडिया है। हंडिया ये चावल की बनी शराब होती है, क्योंकि ये शराब के बहुत शौकीन होते हैं पहाड़ी कोरवा लोग। तो हंडिया घर में ही बनाते हैं, जिनको चावल से बनाते हैं, चावल का बना शराब है। बहुत इन लोग इंटरेस्ट के साथ इसको पीते हैं। और पहाड़ी कोरवा की बात करें तो ये पहाड़ी कोरवा जो रहन सहन है, सामान्य जैसे जनजाति के लोग रहते हैं वैसी घास फूस का छज्जा होता है, और एक झोपड़ी नुमा घर होता है। और साथ ही साथ पहनावा में इनके धोती पहनते हैं और बंडी पहनते हैं, और लंबे लंबे बाल होते हैं इनके। पहाड़ी कोरवा के अक्सर बाल लंबे होते हैं, ये याद रखिएगा। और महिला सफेद साड़ी पहनती है, वो भी कमर से लेकर घुटने तक का मोड़ के पहनती है, जो सामान्य जनजाति के लोग पहनते हैं। उसी प्रकार भी इनका पहनावा है। इस प्रकार हमने आज देखा कि पहाड़ी कोरवा और जो अबुझ माड़िया, ये 2 प्रमुख विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की। और ये जो परीक्षा की दृष्टि से ये जो क्लास में जो बताया गया है बहुत महत्वपूर्ण है, और लगभग मैंने वो सब बातें बताने का प्रयास किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ है, और ये CGPSC मेंस के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आप इसका एक नोट्स बनाकर इनके बारे में आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना ना भूलिए। यदि कोई भी कमी हो तो मैं इसको सुधारने का प्रयास करूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा से अच्छा और लेक्चर बनाकर वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और अंत में इसका एक स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा। नमस्कार।